हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मेगा हियर एंड वेलकम टू माय क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोगों की सीटेट दिसंबर 2024 एग्जाम की तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज की क्लास सीटेट साइंस पेपर 2 की फर्स्ट मैराथन क्लास है, जिसमें हम न्यू एनसीईआरटी क्लास 6 को कंप्लीट करेंगे। और अगर क्लास बड़ी हुई तो मैं इसे 2 पार्ट में कवर कराऊंगी, अदरवाइज हम एक ही पार्ट में सभी चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। सिलेबस हमने इससे पहले की क्लास में समझ लिया है कि किस चैप्टर में क्या पढ़ना है। तो ये है सभी चैप्टर क्लास 6 न्यू एनसीईआरटी के। तो जो क्लास हम स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4 एक्सप्लोरिंग मैग्नेट से। और ये सभी टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं। और जो स्टार्टिंग के चैप्टर है, जैसे कि फर्स्ट चैप्टर है द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस, तो इसमें हम साइंस के बारे में पढ़ते हैं। तो जो साइंस पेडागोजी की क्लास मैंने आपको कराई है, उसमें मैंने आपको कंप्लीट समझा दिया है कि साइंस क्या है, साइंस का नेचर क्या है। और ये 2 चैप्टर जो मैंने आपको न्यूट्रिशन इन प्लांट एंड एनिमल वाली क्लास कराई है और जो फूड वाली क्लास कराई है, उनसे आपके ये 2 चैप्टर कंप्लीट कवर हो जाएंगे। और उन टॉपिक के मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कराए हैं, तो वो क्लासेस आप देख लेना। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो क्लास शुरू करने से पहले आप सभी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आपको मिल जाए। और क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक ये क्लास पहुंच सके और सीटेट दिसंबर 2024 एग्जाम को क्वालिफाई करने में हेल्प मिलेगी। तो शुरू करते हैं हम अपने आज की क्लास। तो चैप्टर नंबर 4 है एक्सप्लोरिंग मैग्नेट। देखिए, क्लास की पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो नोट्स के लिए आप सभी टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना और क्लास में लास्ट तक यानी कि एंड तक बने रहिएगा। क्लास पूरी देखना तो आपको काफी हेल्प मिलेगी। तो हम समझेंगे कि मैग्नेट क्या है। चुंबक चट्टानें या धातु हैं जो अपने चारों ओर एक अदृश्य छेद यानी कि चुंबकीय छेद बनाते हैं। यूज ऑफ अ मैग्नेट, चुंबक का उपयोग। तो चुंबक का उपयोग कई जगह पर होता है। उदाहरण के लिए जो रेफ्रिजरेटर का दरवाजा होता है, उसमें भी चुंबक का यूज होता है, इसीलिए तो वो बंद हो जाता है ना। कुछ पेंसिल बॉक्स आपने देखे होंगे कि हम उन्हें बंद करते हैं तो वो फटाक से बंद हो जाते हैं। कई सारे ऐसे खिलौने होते हैं जिसमें यूज होता है चुंबक का। चुंबकीय स्टिकर भी आते हैं। इसी तरीके से जो साबुन स्टैंड होते हैं, पेन स्टैंड, तो इन सभी चीजों में मैग्नेट्स का यूज होता है। और ये किस तरीके के मैग्नेट्स होते हैं? ये होते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट। अब हम समझेंगे चुंबक विभिन्न आकृति के होते हैं, जैसे कि बार मैग्नेट, ये आप देख रहे हैं ना, ये इसको हम बोलते हैं बार मैग्नेट। यू शेप मैग्नेट, ये यू शेप मैग्नेट है। और रिंग मैग्नेट। तो इस तरीके से कई सारे डिफरेंट डिफरेंट मैग्नेट्स होते हैं। अब हम समझेंगे मैग्नेटिक मटेरियल और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या हैं। तो चुंबकीय पदार्थ वे होते हैं जो चुंबक द्वारा आकर्षित होते हैं या जिनका उपयोग चुंबक बनाने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आयरन, निकेल, कोबाल्ट, ये सभी चुंबकीय पदार्थ हैं। तो इनका उपयोग या तो चुंबक बनाने के लिए किया जाता है या फिर ये चुंबक द्वारा आकर्षित होते हैं। तो इनको हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक मटेरियल्स। और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या है? वे पदार्थ जो चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होते हैं, उन्हें हम गैर चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक हो गया, वुड हो गया, ग्लास, रबर, ये सभी क्या है? नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बन सकता है कि क्या मैग्नेट कुछ सर्टेन मटेरियल से बनी वस्तु, चीजें या फिर ऑब्जेक्ट से चिपकते हैं? तो हमारा आंसर होगा हाँ, यस। जो निकेल, कोबाल्ट, आयरन, इन सभी मटेरियल से बनी वस्तुएं होंगी, मैग्नेट उन्हीं की तरफ अट्रैक्ट होगा। और जो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं, मैग्नेट उनकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट समझेंगे। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है कि क्या चुंबक के सभी भाग चुंबकीय पदार्थ को समान रूप से आकर्षित करते हैं? तो हमारा आंसर होगा नहीं। चुंबक के सभी भाग चुंबकीय पदार्थों को समान रूप से आकर्षित नहीं करते हैं, बल्कि जो चुंबक के सिरे होते हैं ना, जो ध्रुव होते हैं चुंबक के, वो मजबूत भाग होते हैं और चुंबकीय पदार्थ को सबसे ज्यादा आकर्षित करते हैं। जो आप ये बार मैग्नेट देख रहे हैं ना, इसके जो सिरे होंगे वहां पर चुंबक ज्यादा आकर्षित होगी कंपेयर टू सेंटर पार्ट। तो इसे हम एक एक्टिविटी के थ्रू भी समझ सकते हैं या क्लास में बच्चों को एक्टिविटी करके इस कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जा सकता है। जैसे कि आप किसी पेपर पर आयरन के छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे पीसेस को ले लीजिए और आप एक बार मैग्नेट ले लीजिए और उस पर इन पीसेस को स्प्रेड कर दीजिए यानी कि फैला दीजिए। फिर आप केयरफुली ऑब्जर्व करेंगे, आप देखेंगे कि जो आयरन के पीसेस थे ना, वो बार मैग्नेट के पोल्स या फिर हम जिसको बोलते हैं एंड ऑफ द बार मैग्नेट, वहां पर ज्यादा अट्रैक्ट होगी। सेंटर में उतना ज्यादा अट्रैक्ट नहीं होगी जितना पोल्स पर अट्रैक्ट होगी। तो जो ये एंड है ना मैग्नेट के, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? पोल्स कहते हैं। और प्रत्येक मैग्नेट्स में 2 पोल्स होते हैं, जिसे हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल कहते हैं। इधर आप पिक्चर्स में भी देख सकते हैं, एक तरफ एन लिखा होता है और दूसरी तरफ एस दिया रहता है। अब मिडिल पार्ट ऑफ द
मैग्नेट हैज वीकर मैग्नेटिक फोर्स कंपेयर टू द पोल्स। चुंबक के मध्य भाग में ध्रुवों की तुलना में कमजोर चुंबकीय बल होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे तो ये हमने समझ लिया कि सभी चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। अब यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन बन जाता है कि क्या हमें कोई ऐसा मैग्नेट मिल सकता है जिसमें एक ही पोल हो, नॉर्थ या साउथ? क्या ऐसा हो सकता है? तो आपका आंसर होगा इट इज नॉट पॉसिबल। अगर आप एक छड़ चुंबक को दो टुकड़ों में या छोटे से छोटे पीसेस में भी तोड़ देते हैं ना, तो भी प्रत्येक टुकड़े में एक नॉर्थ पोल होगा और दूसरा साउथ पोल होगा। तो यहाँ पर यही दिया गया है कि चुंबकीय ध्रुव हमेशा जोड़े में होते हैं। यदि एक छड़ चुंबक को दो टुकड़ों में तोड़ भी दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़े में एक उत्तरी और दूसरा दक्षिणी ध्रुव होगा। नेक्स्ट पॉइंट है चुंबक के सिरों के पास चुंबकीय आकर्षण अधिकतम होता है। इन सिरों को चुंबकीय ध्रुव कहते हैं। अब हम समझेंगे फाइंडिंग डायरेक्शन। मतलब कि अगर आपको किसी मैग्नेट की डायरेक्शन पता करनी है तो आप कैसे पता करेंगे? तो इसको हम एक एक्टिविटी के थ्रू समझेंगे। आप एक बार मैग्नेट ले लीजिए और उसको किसी छड़ की सहायता से फ्रीली सस्पेंडेड करना है, यानी कि उसको टांग देना है, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं। फिर मैग्नेट को थोड़ा सा हिला दीजिए और उसको रेस्ट में आने तक देखना है कि किस पोजीशन में रुकता है। तो जो मैग्नेट है वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही रुकेगा, आप उसको चाहे कितना ही हिला डुला लीजिए। देखिए, अगर हम सन की डायरेक्शन को पता कर लें, हम सभी को पता है कि सन ईस्ट में निकलता है और वेस्ट में डूबता है। तो अब दो डायरेक्शन बची, नॉर्थ और साउथ। तो ये एक्टिविटी आप किसी आयरन पीस के साथ भी करके देख सकते हैं। तो आप देखेंगे कि जो आयरन का पीस था वो किसी भी डायरेक्शन में रुकेगा। तो इससे हम ये समझ गए कि जो मैग्नेट है वही केवल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुकता है। तो आपके मन में यहाँ पर एक क्वेश्चन आ सकता है कि जो मैग्नेट है वही हमेशा क्यों नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुकता है और किसी डायरेक्शन में क्यों नहीं रुकता है? तो यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि जो हमारी अर्थ होती है ना, यानी जो हमारी पृथ्वी है, वो एक जाइंट मैग्नेट की तरह वर्क करती है। जाइंट का मतलब है बड़े से, विशाल मैग्नेट की तरह वर्क करती है। तो मैग्नेट का एक रिलेशन होता है हमारी अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के साथ। देखिए, ये जो मैं आपको एक्स्ट्रा पॉइंट बता रही हूँ, या तो आप याद रखेंगे, नहीं तो आप कहीं नोट कर लेना। अदरवाइज जो मैं आपको क्लास की पीडीएफ शेयर करूंगी टेलीग्राम पर, उसमें मैं आपको मेंशन कर दूंगी। अब हम नेक्स्ट समझेंगे मैग्नेटिक कंपास। तो ये आप सभी ने देखा होगा, आप सभी ने यूज किया होगा। जब हम छोटी क्लासेस में थे तो इस तरीके का कंपास हम यूज किया करते थे। तो इसको हम थोड़ा समझेंगे। ये एक छोटा कांच का बॉक्स होता है जिसमें ये एक चुंबकीय सुई लगी होती है जो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रहती है। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जो इसकी नॉर्थ साइड होती है ना, वो लाल रंग से उसको रंग दिया जाता है जिससे कि उत्तर दक्षिण ध्रुव की पहचान हो सके। इसलिए इस सुई का उपयोग करके उत्तर और दक्षिण दिशाओं की पहचान की जाती है। अब नेक्स्ट हम समझेंगे हाउ कैन वी मेक आवर ओन मैग्नेटिक कंपास या मैग्नेट। हम अपना खुद का मैग्नेटिक कंपास या मैग्नेट कैसे बना सकते हैं? तो देखते हैं। इसके लिए हमें कुछ चीजों की जरूरत होगी। एक कॉर्क का एक टुकड़ा या फिर कोई भी ऐसी हल्की चीज जो पानी में तैर सके। लोहे की एक सिलाई सुई, इसकी जगह आप एक आयरन का पीस भी ले सकते हैं। एक स्थायी बार चुंबक, एक कांच का कटोरा और पानी। फिर लोहे की सिलाई सुई को लकड़ी की मेज पर रखें। फिर चुंबक के किसी एक ध्रुव को सुई के एक छोर पर रखें। चुंबक को सुई पर उसकी लंबाई के साथ घुमाएं, जैसा कि फिगर में आपको दिया गया है। तो एक ही डायरेक्शन में आपको मैग्नेट आगे लाना है, फिर हाथ को ऊपर उठाना है इस तरीके से, फिर आपको हाथ नीचे लाना है और इसी डायरेक्शन में आपको आगे आना है। आपको बैक नहीं जाना है, हाथ को उठाना है, वापस से नीचे आना है और फिर एक ही डायरेक्शन में हाथ आप आगे लाएंगे। दिस प्रोसेस एटलीस्ट 30 to 40 टाइम्स, ऐसा हमें 30 से 40 बार करना है। फिर इसके बाद आप आयरन की फिलिंग, सेफ्टी पिन या ऐसा कुछ भी जो मैग्नेट को अट्रैक्ट करता हो वो आप लेकर आइए। तो आप देखेंगे कि ये चीजें जो है वो अट्रैक्ट कर रही हैं, सुई को आकर्षित कर रही हैं। तो इसका मतलब क्या है कि सुई चुंबक बन गई है। हमारा जो मैग्नेट है वो हमने क्रिएट कर लिया है। फिर हम सुई को इस तरीके से पास ऑन कर देंगे या फिर हल्की चीज पर रख देंगे और हम उसकी डायरेक्शन को फाइंड आउट करेंगे कि जो डायरेक्शन है सुई की वो क्या होगी। तो हम देखेंगे कि जो सुई है वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुकेगी। अब हम नेक्स्ट समझेंगे, जब हम दो चुंबकों को एक दूसरे के करीब लाते हैं तो क्या होगा? अट्रैक्शन एंड रिपल्सन बिटवीन मैग्नेट्स। तो हम चुंबकों के बीच आकर्षण और प्रतिकर्षण को समझेंगे। अट्रैक्शन क्या है? अपोजिट पोल्स ऑफ टू मैग्नेट्स अट्रैक्ट ईच अदर, इट इज कॉल्ड अट्रैक्शन। तो जब दो चुंबक के विपरीत ध्रुवों को या फिर अनलाइक पोल्स को एक दूसरे के करीब आप लाएंगे तो वो अट्रैक्ट करेंगे। आप इस तरीके से पिक्चर में देख सकते हैं कि
एक मैग्नेट का साउथ पोल और दूसरे का नॉर्थ पोल, जब आप उनको आमने सामने लाएंगे तो वो अट्रैक्ट करेंगे यानी कि आकर्षित होंगे एक दूसरे की तरफ। इसी तरीके से रिपल्सन क्या है? सिमिलर पोल्स ऑफ टू मैग्नेट रिपल ईच अदर, इट इज कॉल्ड रिपल्सन। इसमें जब आप सिमिलर या समान लाइक पोल्स को एक दूसरे के पास लाएंगे तो रिपल्सन होगा यानी कि प्रतिकर्षण होगा। जब आप एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल दूसरे मैग्नेट की नॉर्थ पोल के सामने ले जाएंगे तो वो एक दूसरे से दूर जाएंगे। और इस एक्टिविटी के थ्रू यानी कि रिपल्सन के थ्रू हम ये समझ सकते हैं कि जो चुंबक की पहचान है वो प्रतिकर्षण के गुण की पहचान से की जा सकती है। मतलब कि अगर कोई आयरन का पीस होगा तो वो अट्रैक्ट कर जाएगा, उसमें अट्रैक्शन का गुण तो होगा लेकिन रिपल्सन का गुण नहीं होगा। लेकिन अगर मैग्नेट है तो उसमें रिपल्सन और अट्रैक्शन दोनों गुण मौजूद होंगे। तो आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम समझेंगे। तो हमने ये समझा था कि जो कंपास की सुई है वो भी एक चुंबक है। यदि चुंबक को इसके करीब लाया जाए तो क्या यह वही व्यवहार दिखाएगी जो चुंबक दिखाती है? तो हाँ, जब चुंबक को कंपास सुई के करीब लाया जाता है तो वो भी विक्षेपित हो जाएगी यानी कि डिफ्लेक्ट करेगी। इस तरीके से आप देख सकते हैं जब मैग्नेट का नॉर्थ पोल इसके नॉर्थ पोल से यानी कि कंपास की सुई के नॉर्थ पोल से सामने लाया गया तो ये दूर चला गया, और जब साउथ पोल को नॉर्थ पोल के पास लाया जा रहा है तो ये अट्रैक्ट हो रहा है। अब ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट समझेंगे। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बन सकता है। मान लीजिए हम कंपास सुई और चुंबक के बीच लकड़ी का एक टुकड़ा रखते हैं, तो क्या इसके यानी कि कंपास सुई के विक्षेपण पर कोई प्रभाव पड़ेगा? तो हमारा आंसर आएगा नो चेंज। तो इसको हम समझेंगे एक एक्टिविटीज के थ्रू। गैर चुंबकीय पदार्थों के माध्यम से चुंबक के प्रभाव का अवलोकन हम करेंगे। तो हम चुंबक और कंपास के बीच कुछ चीजें रखेंगे, यानी कि जो ये चुंबक और कंपास के बीच ये जो गैप है ना, इसके बीच हम नॉन मैग्नेटिक मटेरियल रखेंगे। क्या क्या रखेंगे? वुड रख कर देख सकते हैं, कार्डबोर्ड देख सकते हैं, प्लास्टिक, ग्लास, ये सभी कैसी चीजें हैं? नॉन मैग्नेटिक चीजें हैं ना। तो जब हम इनको चुंबक और कंपास के बीच रखेंगे तो हम देखेंगे वहां पर कोई चेंज नहीं आ रहा है। मैग्नेटिक इफेक्ट पास थ्रू वुड, कार्डबोर्ड, प्लास्टिक, ग्लास। तो इस तरीके से हमने क्या निष्कर्ष निकाला कि जो चुंबकीय प्रभाव है वो गैर चुंबकीय पदार्थों के माध्यम से भी कार्य कर सकता है। तो आप ये पॉइंट याद रखेंगे कि जो चुंबक है वो गैर चुंबकीय पदार्थों के माध्यम से भी कार्य करता है। अब देखिए इस तरीके से हम पिक्चर्स के थ्रू भी समझ सकते हैं। तो किस किसने अपने बचपन में ऐसा किया है कमेंट करके जरूर बताएं। मैंने भी किया है इस तरीके का फन मैग्नेट के साथ। अगर आपने भी किया है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। हम क्या करते थे कि जो ग्लास होता है ना कांच का, उसमें हम पिन डाल देते थे। फिर हम क्या करते थे एक मैग्नेट की हेल्प से उसको हम ऊपर निकाल लेते थे बिना टच किए। इसमें भी ये बच्ची जो मैग्नेट है उसके थ्रू इन पिंस को अट्रैक्ट कर रही है, जबकि इसने बीच में कार्डबोर्ड लगाया हुआ है। इसी तरीके से हम मैच बॉक्स की दो गाड़ी बना लेंगे और उस पर जो बार मैग्नेट है उसके लाइक पोल्स को आमने सामने रख देंगे तो ये गाड़ी चलने लगेगी। तो हमने ये समझ लिया कि जो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है उनके थ्रू भी जो मैग्नेट का इफेक्ट है वो पास हो सकता है। अब हम नेक्स्ट समझेंगे। अब हम समझेंगे हाउ टू कीप द मैग्नेट सेफ। चुंबकों को सुरक्षित कैसे रखा जाना चाहिए? तो उन्हें सुरक्षित रखने के लिए बार चुंबकों को उनके विपरीत ध्रुवों को एक ही तरफ रखते हुए जोड़े में रखना चाहिए। इस तरीके से आप पिक्चर्स में देख सकते हैं कि जो मैग्नेट है उनकी अनलाइक पोल्स को हम सेम साइड रखेंगे। अगर एक साइड साउथ है तो दूसरी साइड नॉर्थ होना चाहिए, और बीच में उनकी एक लकड़ी का टुकड़ा रखा जाना चाहिए, और साइड में इस तरीके से जो आयरन का नर्म टुकड़ा होता है ना उसको लगा देते हैं। आयरन के पीस को यहाँ पर लगा देते हैं दोनों साइड पर। इस तरीके से अगर हम चुंबक को रखेंगे तो मैग्नेट्स अपनी प्रॉपर्टीज नहीं खोते हैं। इसी तरीके से अगर घोड़े की नाल के आकार का चुंबक है तो उसके ध्रुवों के बीच में लोहे का एक टुकड़ा रखा जाना चाहिए। अब इसी तरीके से अगर हम चुंबक को गर्म करेंगे, उस पर हथौड़ा मारेंगे और जोर से गिराएंगे तो भी उसकी प्रॉपर्टीज खो सकती हैं। तो हमें कभी भी चुंबक को गर्म नहीं करना है, ना ही उसको ऊपर से तेजी से फेंकना चाहिए और ना ही उसको हथौड़े से पीटना चाहिए। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि हमें मैग्नेट के साथ फन करना है, एंजॉय करना है, लेकिन हमें उसकी केयर भी करनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर 4 है एक्सप्लोरिंग मैग्नेट वो कंप्लीट होता है। अब अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप सभी कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम देखेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक।
चैप्टर नंबर 5 है मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड मोशन। तो इसमें सबसे पहले हम ये समझेंगे कि जो स्टैंडर्ड यूनिट है उसको कैसे सेट किया गया है, ऐसा यूनिट क्या है और कहाँ से डेवलप हुई है। तो अक्टूबर 1960 में वजन और माप पर 12वें आम सम्मेलन में इकाइयों की एक अंतरराष्ट्रीय प्रणाली को अपनाया गया, क्योंकि हर जगह पर मेजरमेंट के लिए अलग अलग चीजें यूज होती थी। जैसे कि हमारे इंडिया में लोग हैंड स्पान, हाथ के पंजे से, जिसे हम एक बीता बोलते हैं, आर्म, स्ट्राइड, फुट स्पान, तो इन सभी बॉडी पार्ट्स का यूज करते थे मेजरमेंट के लिए। इसी तरीके से अलग अलग कंट्री में अलग अलग चीजें थी, तो दुनिया भर में एक रूपता बनी रहे, इसलिए स्टैंडर्ड यूनिट को सेट किया गया, जिसको हम द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट यानी कि ऐसा यूनिट कहते हैं। तो मेजरमेंट क्या है? किसी चीज का आकार, लंबाई या मात्रा निर्धारित करने की एक प्रक्रिया है। तो लेंथ को नापने की ऐसा यूनिट क्या है? मीटर। चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, अगर आप लेंथ नापेंगे तो वो मीटर में ही नापेंगे। इसे हम स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसका प्रतीक क्या है? स्मॉल एम। तो एक मीटर को 100 इक्वल डिवीजन में डिवाइड किया तो इसे हम क्या कहते हैं? सेंटीमीटर। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। इसी तरीके से 1 सेंटीमीटर के बीच में 10 छोटी छोटी लाइन होती हैं, जिसे हम मिलीमीटर कहते हैं। इस तरीके से आप इस स्केल में भी देख सकते हैं कि 1 मीटर की स्केल है जिसमें 100 सेंटीमीटर है, और 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। ये जो छोटी छोटी लाइन्स है ना, तो इन्हें हम मिलीमीटर कहते हैं। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। तो क्या बड़ी डिस्टेंस को नापने के लिए भी हम मीटर स्केल्स का यूज कर सकते हैं? तो हमारा आंसर होगा नहीं। जो बड़ी दूरी होती है ना, उसको मापने के लिए मीटर कोई सुविधाजनक इकाई नहीं है। हम लंबाई की एक बड़ी इकाई को परिभाषित करते हैं, तो इसको हम किलोमीटर कहते हैं। तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। तो ये सभी आप याद रखना। तो अलग अलग चीजों को मापने के लिए हम अलग अलग चीजों का यूज करते हैं, जैसे कि छोटी चीज रबर, पेंसिल या फिर हम शॉर्पनर, इन सभी को मापेंगे तो हम स्केल से भी माप सकते हैं। ठीक है, तो टेलर जो होते हैं वो अपने पास एक टेप रखते हैं। इसी तरीके से पेड़ की अगर हमें गोलाई नापनी है तो हम किसी फ्लेक्सिबल टेप का यूज करेंगे। अगर हमें कोई कर्व वाली लाइन नापनी है तो हम क्या करेंगे? मान लीजिए जैसे कि आपके घर में इस तरीके की कोई डिजाइन बनी हुई है और आपको दिवाली के लिए झालर इसमें लगानी है, तो आप इसको कैसे नापेंगे? आप कैसे मेजर करेंगे कि हम कितनी झालर लेकर आए जो यहाँ पर फिट हो जाए? तो आप इसको नापेंगे एक थ्रेड की सहायता से, यानी कि जो फ्लेक्सिबल टेप आता है, फीता आता है, या फिर आप धागे से भी नाप सकते हैं। आप धागे को उसके बाद सीधा कर लीजिएगा और फिर एक स्केल की हेल्प से इसकी लंबाई मापी जा सकती है। तो यही हमें बताया है यहाँ पर, और आप इस तरीके से यहाँ पर फोटो में भी समझ सकते हैं। इसी तरीके से आपने देखे होंगे जो लोहे के गेट होते हैं ना घरों में, उनके बीच में भी डिजाइन होती है, तो उसको कैसे मापते हैं कि कितनी डिजाइन बनानी है, कैसी बनानी है? तो इसको भी हम थ्रेड की या जो भी फ्लेक्सिबल टेप आते हैं उनकी हेल्प से नापते हैं। तो आप याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। अब हम मोशन समझेंगे, मतलब कि मूवमेंट। यह वस्तु की वह अवस्था है जिसमें वे गतिमान रहती हैं। तो वस्तु की वह अवस्था जिसमें वे गतिमान रहती हैं, अर्थात समय के साथ बदलती रहती हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे? मोशन कहेंगे। हम कहेंगे कि वस्तु मूवमेंट कर रही है, यानी कि मूवमेंट हो रहा है। और इसके अपोजिट यदि कोई चीज लंबे समय तक, यानी कि कितना भी टाइम हो जाए, वो मूव नहीं कर रही है, तो इट मीन्स कि वो रेस्ट पर है। अब हम समझेंगे टाइप्स ऑफ मोशन। मोशन इज क्लासिफाइड इनटू लीनियर, सर्कुलर और ओसिलरी मोशन। इन सभी को हम एक एक करके समझेंगे। फर्स्ट है लीनियर मोशन। तो जब कोई चीज एक सीधी रेखा में गति करती है तो उसको हम क्या कहते हैं? लीनियर मोशन कहते हैं। जैसे कि पेड़ से गिरता हुआ फल, ठीक है, सीधा धकेला गया भारी बॉक्स, इस तरीके से ये एक व्यक्ति इस बॉक्स को सीधी रेखा में पुश कर रहा है, तो ये कैसा मोशन है? ये लीनियर मोशन है। इसी तरीके से एनसीसी की जो परेड्स वगैरह होती हैं, आपने देखा होगा, तो इस तरीके का मोशन कैसा होता है? लीनियर मोशन होता है। इसी तरीके से हम बच्चों की भी परेड कराते हैं स्कूल में, 15 अगस्त पे, 2 अक्टूबर पे, तो ये सभी कैसे मोशन है? लीनियर मोशन है। नेक्स्ट है सर्कुलर मोशन। तो जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर घूमती है, यानी कि सर्कुलर मोशन होता है किसी चीज में, राउंड राउंड घूमती है कोई चीज। जैसे कि आपने ये झूला देखा होगा, मैरी गो राउंड वाला, इस तरीके से इस पर बच्चे, छोटे छोटे बच्चे बैठ जाते हैं और उनको राउंड राउंड घुमाया जाता है। तो ये किस तरीके का मोशन है? सर्कुलर मोशन है। नेक्स्ट है ओसिलरी मोशन। तो जब कोई वस्तु किसी फिक्स्ड पॉइंट से आगे पीछे की ओर गति करती है, तो वो किस तरीके की गति होती है? दोलन गति होती है। इस तरीके के झूले होते हैं ना, बच्चे झूलते हैं, स्विंग करते हैं,
तो किसी फिक्स्ड पॉइंट से जब कोई वस्तु आगे पीछे की तरफ गति करती है तो उसे हम ओसिलरी मोशन कहते हैं। इसी तरीके से आपने घड़ी देखी होगी, उसका पेंडुलम होता है, इस तरीके से वो घड़ी पे आगे पीछे गति करता है ना, तो ये भी ओसिलरी मोशन हो गया। अब एक एक्टिविटी आप लोगों ने भी की होगी अपने स्कूल या कॉलेज टाइम पर कि हम बहुत सारी बुक रख लेते थे और उसमें एक स्केल को दबा देते थे और उसका जो आगे का पार्ट होता था ना वो हम बाहर निकाल लेते थे। फिर उसको हम एक फिंगर की हेल्प से दबाते थे, यानी कि पुश करते थे एक तरफ से, तो वो आगे पीछे वाइब्रेट करती थी। वो जो स्केल होती थी वो आगे पीछे वाइब्रेट करती थी, तो वो भी कैसा एग्जाम्पल है? ओसिलरी मोशन का एग्जाम्पल है। अब नेक्स्ट हम समझेंगे रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, ये देखेंगे और ये इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझेंगे आप सभी इसको। किसी वस्तु की स्थिति का वर्णन करने के लिए प्रयुक्त एक निश्चित वस्तु या बिंदु, उसको हम कहते हैं रेफरेंस पॉइंट। तो किसी एक फिक्स पॉइंट से हम जब दूरी को नापते हैं तो उसे हम कहते हैं रेफरेंस पॉइंट। जैसे कि आपके घर से रेलवे स्टेशन कितनी दूरी पर है, तो आपने अपने घर से नापा रेलवे स्टेशन को, तो आपका घर क्या हुआ? रेफरेंस पॉइंट हुआ। अब हम इसे इस पिक्चर के थ्रू भी समझेंगे कि ये जो बच्चे हैं ये प्लेग्राउंड में कबड्डी कोर्ट तैयार कर रहे हैं। तो इन्होंने यहाँ पर एक फिक्स पॉइंट से लाइन को बनाना शुरू किया है, यानी कि इन्होंने सबसे पहले रेफरेंस पॉइंट सेट कर लिया है। इस रेफरेंस पॉइंट से उनको ये हेल्प मिलेगी कि कौन सी लाइन कैसे और कहाँ ड्रॉ करनी है। राइट में लाइन कितनी बड़ी होगी, लेफ्ट में कितनी बड़ी होगी और कहाँ से कहाँ तक क्या डिस्टेंस होगा। तो रेफरेंस पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है, किसी भी चीज की पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए हम यूज करते हैं। अब इस पिक्चर्स के थ्रू भी हम समझेंगे कि हमने एक गाय को इस पेड़ के पास चरने के लिए छोड़ दिया था। तो ये गाय क्या है? इस पेड़ से दूर जा रही है, मतलब कि ये चरने के लिए आगे पीछे तो जाएगी ना, मूव करेगी अपनी जगह से। तो रेफरेंस पॉइंट क्या है? पेड़। जहां पर हमने गाय को छोड़ा था, तो हमारा जो रेफरेंस पॉइंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? पेड़। तो आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट है, तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर 5 भी कंप्लीट होता है। अब अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अब हम समझेंगे नेक्स्ट चैप्टर को, चैप्टर 6 मटेरियल्स अराउंड अस, हमारे आसपास की सामग्रियाँ। तो मटेरियल्स क्या है? वह पदार्थ जिसका उपयोग किसी वस्तु को बनाने के लिए किया जाता है और ये जो वस्तु बनाई जाती है वो एक या एक से अधिक प्रकार की सामग्रियों से मिलकर बनी होती हैं। तो मटेरियल्स क्या है? जो भी हमारे आसपास चीजें हैं वो सभी मटेरियल्स हैं और ये सभी वस्तु एक या एक से अधिक सामग्रियों से मिलकर बनी होती हैं। जैसे कि बुक है, पेन है, बोतल है, विंडो है, कैंडल, ये सभी क्या है? ये सभी सामग्रियां हैं। तो इनको हम इनके गुणों के आधार पर क्लासिफाई कर सकते हैं, लाइक शेप, साइज, कलर, हार्डनेस, सॉफ्टनेस, कौन सी वस्तु कितनी चमकदार है, कौन सी चमकदार नहीं है। तो इस बेसिस पर हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। अब हम समझेंगे लस्ट्रस और नॉन लस्ट्रस। तो जो वस्तुएं चमकदार होती हैं, जिनकी सतह चमकदार होती है, उन्हें हम लस्ट्रस कहते हैं। जैसे कि आमतौर पर ये धातुएं होती हैं, फॉर एग्जाम्पल लोहा, तांबा, जस्ता, एल्युमिनियम, सोना, सिल्वर, ये सभी धातुएं हैं और ये सभी चमकदार होती हैं। लेकिन इनकी चमक खो भी सकती है, हवा और नमी के प्रभाव के कारण ये फीकी भी पड़ जाती हैं या बिना चमक वाली दिखने लगती हैं। तो अक्सर हम इनकी सतह को जब काटते हैं, जब इनकी हम ताजी कटी हुई सतह देखते हैं ना, तो वो चमकदार दिखते हैं। इसी तरीके से नॉन लस्ट्रस क्या है? वे पदार्थ जो चमकदार नहीं होती या जिनकी सतह चमकदार नहीं होती है, उन्हें हम नॉन लस्ट्रस कहते हैं। जैसे कि लकड़ी हो गया, कागज हो गया, रबर, जूट, ये सभी चीजें कैसी होती हैं? नॉन लस्ट्रस। नेक्स्ट समझते हैं ट्रांसपेरेंट मटेरियल, ओपेक मटेरियल एंड ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल क्या है, ये समझेंगे। तो वे पदार्थ जिनके माध्यम से चीजों को स्पष्ट देखा जा सकता है, क्लियर देखा जा सकता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? ट्रांसपेरेंट मटेरियल कहते हैं। जैसे कि ग्लास हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया, सेलोफेन पेपर हो गया, जो हम सेलो टेप यूज करते हैं ना किसी चीज को चिपकाने या लपेटने के लिए। और भी कई सारी एग्जाम्पल हो सकते हैं जिनके आर पार क्लियर देखा जा सकता है, वे सभी कैसे होते हैं? ट्रांसपेरेंट होते हैं। अब कई सारी ऐसी सामग्रियां होती हैं, ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनके आर पार या जिनके माध्यम से हम बिल्कुल भी नहीं देख सकते, तो उनको हम क्या कहते हैं? ओपेक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल वुड हो गया, कार्डबोर्ड हो गया, ठीक है, या जो भी धातुएं होती हैं वो भी अपारदर्शी पदार्थ के एग्जाम्पल हैं। अब हम समझेंगे ट्रांसल्यूसेंट। जिन सामग्री के माध्यम से वस्तु को देखा तो जा सकता है लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता है, उनको हम क्या कहते हैं? पारभासी या ट्रांसल्यूसेंट कहते हैं। अब कई सारे मटेरियल ऐसे होते हैं जिनके माध्यम से वस्तु को देखा तो जा सकता है लेकिन क्लियर नहीं देख सकते कि क्या वस्तु है, तो वे क्या होते हैं? ट्रांसल्यूसेंट होते हैं या पारभासी पदार्थ होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बटर पेपर हो गया, पोस्टेड ग्लास हो गया,
ये सभी क्या है, ट्रांसल्यूसेंट के एग्जाम्पल हैं। इसी तरीके से जो पॉलीथीन है वो भी ट्रांसल्यूसेंट का एग्जाम्पल है। कुछ पॉलीथीन आपने ऐसी देखी होंगी जिनके आर पार क्लियर नहीं देखा जा सकता। अब यहाँ पर एक विंडो दी है, इसके थ्रू भी हम समझेंगे। अब इस पे 3 तरह का ग्लास लगा है। फर्स्ट है ट्रांसपेरेंट, जिसके आर पार हम चीज़ों को क्लियर देख सकते हैं। दूसरा है ट्रांसल्यूसेंट, जिसके आर पार हम चीज़ों को देख सकते हैं लेकिन क्लियर नहीं देख सकते। थर्ड है ओपेक, मतलब कि हम चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं देख सकते कि बाहर क्या है। तो आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट समझते हैं सॉफ्ट एंड हार्ड मटेरियल। तो सॉफ्ट मटेरियल कौन से होते हैं, जिनको आसानी से दबाया या खरोचा जा सकता है, उनको हम क्या कहते हैं, सॉफ्ट मटेरियल। जैसे कि वूल हो गया, वैक्स हो गया, स्पॉन्ज हो गया, ये सभी कैसे मटेरियल है, सॉफ्ट मटेरियल। अब हार्ड मटेरियल कैसे होते हैं, वे पदार्थ जिनको आसानी से दबाया या खरोचा नहीं जा सकता, वे कठोर पदार्थ होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्रिक एंड वुड, यानी कि ईंट और लकड़ी, और मार्बल्स, और भी बहुत कुछ। जो ऐसे मटेरियल जिनको आसानी से दबाया या खरोचा नहीं जाता, वे हार्ड मटेरियल कहलाते हैं। अब यहाँ पर एक चीज याद रखने वाली ये है कि जो भी हार्डनेस और सॉफ्टनेस हम बता रहे हैं वो इस बात पर डिपेंड करेगी कि आप कंपेयर या तुलना किससे कर रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास रबर है और आपके पास एक स्पॉन्ज है, तो आप क्या कहेंगे कि रबर हार्ड है कंपेयर टू स्पॉन्ज। ठीक है। फिर आपके पास एक आयरन का मटेरियल है, यानी कि आपके पास कोई लोहे की चीज है, तो आप क्या कहेंगे कि लोहा रबर से ज्यादा हार्ड है और रबर जो है वो सॉफ्ट है। तो इस बात पर डिपेंड करेगा कि आप कंपेयर किसको किस चीज से कर रहे हैं। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम समझेंगे सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल। तो सॉल्युबल वे पदार्थ होते हैं जो पानी में आसानी से या पूरी तरीके से गायब हो जाते हैं, जैसे कि शुगर हो गया, सॉल्ट हो गया। ये सभी कैसे मटेरियल है, सॉल्युबल मटेरियल है। अब इनसॉल्युबल क्या है, वे पदार्थ जो पानी में आसानी से काफी देर तक स्टीयर यानी कि हिलाने के बाद भी गायब नहीं होते, वे कैसे मटेरियल होते हैं, इनसॉल्युबल। जैसे कि चॉक पाउडर, सैंड, सॉडस्ट, ऑयल, ये सभी कैसे हैं, ये पानी में इनसॉल्युबल होते हैं, इसलिए हम इन्हें इनसॉल्युबल मटेरियल कहते हैं। अब देखिए, ऑयल क्या है, लिक्विड है, फिर भी पानी में नहीं मिलता, बल्कि ऊपर की तरफ एक लेयर बना लेता है। और कुछ लिक्विड जैसे कि नींबू का रस, वो पानी में मिल जाता है। इसी तरीके से कुछ गैसेस ऐसी होती हैं जो पानी में सॉल्युबल होती हैं और कुछ इनसॉल्युबल होती हैं। तो फॉर एग्जाम्पल जो ऑक्सीजन गैस होती है वो पानी में घुल जाती है। इसीलिए जो पानी में रहने वाले जीव जंतु होते हैं ना, और जो प्लांट होते हैं, वो जीवित रह पाते हैं इसी वजह से, क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो पानी में डिसॉल्व हो जाती है। ये जो एक्स्ट्रा पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ आप सभी याद रखना, नहीं तो जो क्लास की पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर करूंगी उसमें मेंशन कर दूंगी, जिससे कि आपको चीजें याद रह जाएं। अब नेक्स्ट हम समझेंगे हाउ हैवी और लाइट, कितना भारी या कितना हल्का कोई मटेरियल है, वो हम कैसे डिवाइड करेंगे। तो कौन सी चीज भारी है और कौन सी चीज हल्की है, ये हम उसके मास यानी कि द्रव्यमान के बेस पर मेजर करेंगे। और कोई चीज जो भारी है उसका द्रव्यमान अधिक होगा और जो हल्की है उसका द्रव्यमान कम होगा। और कभी कभी हम जो मास है ना उसको वेट से भी रिलेट कर लेते हैं। हम कहते हैं ना कि इस चीज का वेट कम है, इसका वेट ज्यादा है। हम ये नहीं बोलते कि इसका मास कम है या द्रव्यमान कम है, हम क्या बोलते हैं कि इसका वेट कम है, इसका वेट ज्यादा है। तो हम जो मास है उसको किससे रिलेट कर लेते हैं, वेट के साथ। अब हम समझेंगे स्पेस एंड वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या है, किसी वस्तु द्वारा घेरा गया स्थान, उसका आयतन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल जब आप एक गिलास में पानी भरते हैं तो जल द्वारा घेरा गया स्थान उसके आयतन को दर्शाता है। ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 500 ml की कोई बोतल है, ठीक है, उसमें आप 500 ml लिक्विड भर सकते हैं, फिर चाहे वो पानी हो या दूध हो। तो जो आयतन या वॉल्यूम है वो तरल पदार्थ द्वारा घेरे गए स्थान को मापता है, ना कि उसके वजन को, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो मिल्क है वो ज्यादा भारी होगा वाटर से। तो यहाँ पर यही दिया हुआ है। आप सभी एक चीज याद रखेंगे कि जो वॉल्यूम हम नापते हैं वो हमेशा स्पेस से रिलेट करेंगे, कि किसी चीज में कितना स्पेस है उतना हम वॉल्यूम उसमें फिल कर सकते हैं। जैसे कि आपने नॉर्मल लैंग्वेज में भी हम लोग यूज करते हैं ना कि इस बोतल में स्पेस इतना नहीं है कि इसमें इतना पानी आ जाए। यानी कि अगर आप किसी जग का पानी किसी बोतल में डालते हैं तो आप देखेंगे कि वो पूरा पानी बोतल में नहीं आएगा, क्योंकि जो जग है उसमें स्पेस ज्यादा है और जो बोतल है उसमें स्पेस कम है। तो जो वॉल्यूम है वो हमेशा किससे रिलेट होगा, स्पेस से रिलेट होगा। आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा।
देखिए आप लोगों को अगर क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक करें और दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक ये क्लास पहुंच सके और उनको भी हेल्प मिले सीटेट दिसंबर 2024 एग्जाम को क्लियर करने में। तो हमने यहाँ पर मटेरियल्स की कई सारी प्रॉपर्टी पढ़ी, जैसे कि लक्चर, नॉन लस्टर, सॉफ्ट, हैवी, ठीक है, लाइट, हार्ड। तो इस तरीके की हमने कई सारी मटेरियल्स की प्रॉपर्टी समझ ली। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि क्या ऐसे कोई गुण हैं जो सभी पदार्थों में प्रदर्शित किए जा सकते हैं, यानी कि जो सभी पदार्थों में मौजूद हों। यदि हाँ तो वे क्या है? तो सभी पदार्थों में दो मुख्य गुण प्रेजेंट होते हैं, द्रव्यमान और आयतन। तो मास और वॉल्यूम ये दो ऐसी प्रॉपर्टी हैं जो हर मटेरियल में होती हैं। मास यानी कि इसको हम वेट से रिलेट करते हैं। तो जो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी वस्तु है, जो भी चीजें हैं, उनका कोई ना कोई वजन तो होगा ही। इसी तरीके से वॉल्यूम, जो हमने अभी समझा कि जो स्पेस घेरती हैं चीजें, तो कोई भी चीज हो वो स्पेस तो घेरेगी ना, थोड़ा घेरे, कम घेरे, ज्यादा घेरे, लेकिन कुछ ना कुछ स्पेस जरूर घेरेगी। तो मास और वॉल्यूम दो ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो सभी मटेरियल में होती हैं। तो नोट करके यहाँ पर एक पॉइंट और दिया है, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी चीज जिसके अंदर मास है और जो स्पेस घेरती है उसे हम मैटर कहते हैं। तो पदार्थ क्या होते हैं? जिसमें मास हो और वॉल्यूम हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? पदार्थ या मैटर कहेंगे। तो जो भी चीजें हमारे आसपास हैं, जैसे कि वाटर है, सैंड है, कंकड़, पत्थर, जो भी हमारे आसपास है, तो ये सभी क्या है? मैटर है। और इसी तरीके से जो मटेरियल्स है वो भी मैटर कहलाएगा या उसी का एक टाइप है। अब हम देखेंगे कि जो मास है उसको हम कैसे नापते हैं। तो जो मास है उसको हम ग्राम और किलोग्राम में नापते हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो हम मास है वो हम किससे रिलेट करते हैं? वेट से रिलेट करते हैं। तो वेट को हम किससे नापते हैं? ग्राम या किलोग्राम में नापते हैं। इसी तरीके से हम वॉल्यूम को कैसे नापते हैं? जो स्पेस घेरता है इसको हम लीटर या मिलीलीटर में नापते हैं। और वॉल्यूम की जो ऐसा यूनिट है वो क्या है? क्यूबिक मीटर। और एक क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू 1000 लीटर के बराबर होता है। तो जो नोट्स की पीडीएफ मैं शेयर करूंगी उसमें मैं आपको मेंशन कर दूंगी, आप सभी याद रखना। अब हम नेक्स्ट समझेंगे, द इन्वेंशन ऑफ प्लास्टिक इज बोथ अ बून एंड अ बैन। अब हम ये समझेंगे कि जो प्लास्टिक का इन्वेंशन है वो मानव सभ्यता के लिए बून भी है और बैन भी है, मतलब वरदान भी है और अभिशाप भी है, दोनों है। तो हम समझेंगे पहले बून कैसे है, यानी कि वरदान किस तरीके से है। तो ये वर्सेटाइल है, यानी कि बहुत सारी चीजें इससे बना सकते हैं। ड्यूरेबल है, मतलब कि एक बार कोई चीज बन गई प्लास्टिक की तो वो बहुत दिनों तक चलती है। एफोर्डेबल भी है, यानी कि किफ़ायती है, सस्ते दामों में हमें प्लास्टिक की चीज़ें मिल जाती हैं। मेडिकल फील्ड में भी इसका बहुत यूज़ है। और जो एवरीडे प्रोडक्ट्स हम यूज़ करते हैं वो भी कई सारे प्लास्टिक के बनते हैं। तो इस तरीके से ये वरदान भी है। और अब हम समझेंगे कि किस तरीके से ये हार्मफुल है, यानी कि अभिशाप है। तो ये जो प्लास्टिक होती है वो जल्दी से डिग्रेड नहीं होती। जैसे कि हमने पेपर यूज़ किया, कोई कागज़ यूज़ किया, उसे फेंक दिया, तो बारिश आएगी, मिट्टी में वो मिल जाएगा, सड़ जाएगा, गल जाएगा। लेकिन जो प्लास्टिक है वो जैसा डाला था ना वैसा ही सालों साल डला रहता है मिट्टी में, जल्दी से एनवायरनमेंट में नहीं मिलता। तो हमारे एनवायरनमेंट और ह्यूमन हेल्थ के लिए भी बहुत नुकसानदेह है, क्योंकि इसमें से केमिकल रिलीज होते हैं। तो ये ह्यूमन हेल्थ के लिए और एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल होते हैं। इसीलिए हम बोलते हैं ना, किसी प्लास्टिक बोतल को ज़्यादा लंबे समय तक यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो हमारी हेल्थ पर बुरा असर डालते हैं। तो हमने समझ लिया कि जो प्लास्टिक है वो वून भी है और बैन भी। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपका कोई डाउट है, कोई आपका क्वेश्चन है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आप सभी कमेंट करके ये भी बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लग रही है। नेक्स्ट चैप्टर इज चैप्टर नंबर 7, टेम्परेचर एंड इट्स मेजरमेंट, तापमान एवं उसका माप। तो इसमें हम ये समझेंगे कि टेम्परेचर क्या है और उसको कैसे नापते हैं। उससे पहले हम ये समझेंगे हॉट और कोल्ड, गर्म और ठंडा क्या है। तो ये तो हम सभी जानते हैं, जब हम किसी वस्तु को छूते हैं और महसूस करते हैं तो वो हमें गर्म या ठंडी लगती है। जैसे कि हम किसी वर्क के टुकड़े को छूते हैं तो वह हमें ठंडा लगता है। और इसी तरीके से जब हम किसी गर्म चीज, जैसे कि गर्म पानी या धूप में कुछ देर के लिए रखे गए धातु के जब टुकड़े को हम छूते हैं तो वो हमें गर्म लगता है। इसी तरीके से हमने कई बार ये अनुभव किया होगा कि कुछ लोगों की बॉडी गर्म होती है कंपेयर टू सम अदर बॉडी, दूसरों की तुलना में। तो क्या ये हमेशा सही होगा कि हम स्पर्श करके ये बता सकते हैं कि कौन सी चीज ठंडी है, कौन सी गर्म है? तो इसको हम समझेंगे एक एक्टिविटी के थ्रू। तो इस पिक्चर्स के थ्रू हम समझेंगे इस कॉन्सेप्ट को। देखिए यहाँ पर हम 3 कंटेनर लेंगे और उनको लेबल कर देंगे A, B और C।
अब ए वाले कंटेनर में हम लेंगे गर्म पानी और बी वाले में लेंगे टैप वाटर यानी कि नल का पानी और सी वाले में लेंगे चिल्ड बर्फ वाला पानी। फिर अपने राइट हैंड को हम डालेंगे ए वाले कंटेनर में और लेफ्ट हैंड को डालेंगे सी वाले कंटेनर में जिसमें ठंडा पानी है और फिर हम 1-2 मिनट तक इसको ऐसे ही रखेंगे। फिर दोनों हाथों को बाहर निकालेंगे और एक साथ बी में रखेंगे जिसमें टैप वाटर था। तो जो हाथ गर्म पानी में था यानी कि राइट हैंड उसको तो ठंडा महसूस होगा और जो हाथ ठंडे पानी में था यानी कि लेफ्ट हैंड उसको गर्म महसूस होगा। तो ये तो हमारी ऑब्जर्वेशन थी और फिर हम निष्कर्ष पर क्या पहुंचे कि कोई भी चीज उसको हम टच करके ये हमेशा तय नहीं करेंगे कि कोई वस्तु कितनी ठंडी है और कितनी गर्म। तो हम किस कंक्लूजन पर पहुंचे कि टच करके हम सही टेम्परेचर मेजर नहीं कर सकते हैं क्योंकि अलग अलग तापमान के संपर्क में आने के बाद दोनों हाथों ने एक ही पानी को अलग अलग तरीके से महसूस किया। तो अब हम कैसे पता लगाएंगे कि कोई बॉडी कितनी गर्म है या कितनी ठंडी? तो इसको हम समझेंगे। तो कोई भी चीज या बॉडी कितनी गर्म है और कितनी ठंडी है ये उसके टेम्परेचर से हमें पता चलता है। अधिक गर्म शरीर का तापमान ठंडे शरीर के तापमान की तुलना में अधिक होता है और दोनों के बीच का हम डिफरेंस निकाल लेंगे तो हमें ये भी पता चल जाएगा कि एक बॉडी दूसरे से कितनी गर्म या ठंडी है। तो ऐसी डिवाइस जो हम टेम्परेचर को नापने के लिए यूज करते हैं उसे हम कहते हैं थर्मामीटर। तो थर्मामीटर दो तरीके के होते हैं, एक होता है क्लिनिकल थर्मामीटर, दूसरा होता है लेबोरेटरी थर्मामीटर। तो फर्स्ट हम समझेंगे क्लिनिकल थर्मामीटर। क्लिनिकल थर्मामीटर का उपयोग हम मानव शरीर के तापमान को नापने के लिए यूज करते हैं और लेबोरेटरी थर्मामीटर का यूज साइंटिफिक पर्पज से होता है। तो इसको हम आगे समझेंगे। पहले हम समझेंगे क्लिनिकल थर्मामीटर क्या है। इनका यूज हम बॉडी टेम्परेचर को नापने के लिए करते हैं, इधर आप पिक्चर में भी देख सकते हैं। और इस तरीके के थर्मामीटर को हम डिजिटल थर्मामीटर भी कहते हैं क्योंकि इसमें जो नंबर होता है वो डिजिटली दिखता है, जैसे कि आप स्क्रीन पर यहाँ पर दिख रहा है 36.8 डिग्री सेंटीग्रेड। और इस तरीके के जो थर्मामीटर होते हैं वो बैटरी से चलते हैं और इसमें हीट सेंसर लगे होते हैं जिसके बेसिस पर टेम्परेचर का पता चलता है। तो इस तरीके के थर्मामीटर को हम बॉडी के कांटेक्ट में ले जाते हैं और टेम्परेचर को मेजर करते हैं। इसी तरीके से ये दूसरे तरीके के थर्मामीटर होते हैं जिसे हम बोलते हैं नॉन कांटेक्ट इंफ्रारेड थर्मामीटर। इनको हमने कोविड-19 के टाइम पर देखा था ना, कितना ज़्यादा यूज हुआ था क्योंकि बिना टच किए ये दूर से ही टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। टेम्परेचर को मेजर करने के लिए एक स्केल होता है जिसे हम सेल्सियस स्केल कहते हैं। जैसे कि हम वेट को नापते हैं ना किलोग्राम में, ग्राम में, तो इसका भी एक स्केल होता है जिसे हम सेल्सियस स्केल कहते हैं या फिर डिग्री सेल्सियस कहते हैं। और नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस और ये किसके बराबर होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब जो ये 37 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है तो ये थोड़ा कम या ज़्यादा हो सकता है क्योंकि बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बहुत सारे फैक्टर की वजह से चेंज होता है, जैसे कि एज क्या है और किस क्लाइमेट में कोई व्यक्ति बैठा है, किस कंडीशन में बैठा है यानी कि दिन या रात में। ठीक है, अलग अलग टेम्परेचर होता है और आप क्या एक्टिविटी कर रहे हैं इस पर भी डिपेंड करता है। तो इस तरीके से कई सारे फैक्टर इसमें वेरी करते हैं। अब ये एक मरकरी थर्मामीटर है, इसको भी हम समझेंगे। इसे हम पहले के टाइम पर यूज करते थे। जिस हिसाब से बॉडी का टेम्परेचर होता था उस हिसाब से ये नीचे या ऊपर जाता था जो मरकरी इसमें रहता है, जिससे कि टेम्परेचर का पता चलता था। लेकिन मरकरी बहुत ही टॉक्सिक सब्सटेंस है। जैसे कि मान लो गलती से थर्मामीटर टूट गया तो इसको डिस्पोज करना बहुत मुश्किल होता था। तो जो डिजिटल थर्मामीटर होता है उसमें ऐसा कोई रिस्क नहीं होता और इजीली हम नंबर भी रीड कर पाते हैं। तो इसलिए मर्करी थर्मामीटर को रिप्लेस कर दिया गया और डिजिटल थर्मामीटर को लोग अब यूज करते हैं। नेक्स्ट हम समझेंगे अब मनुष्य का जो तापमान होता है सामान्य तापमान, उसकी एक रेंज होती है। तो वो क्या है 30 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे नहीं होता और 42 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर नहीं होता। अब इसी तरीके से जो छोटे बच्चे होते हैं उनका जो शरीर का तापमान होता है वो वयस्कों की तुलना में थोड़ा अधिक होता है क्योंकि जो बच्चों की मेटाबॉलिज्म होता है ना वो तेज होता है, उनकी बॉडी में हीट ज़्यादा प्रोड्यूस्ड होती है। इसी तरीके से जो बूढ़े लोग होते हैं उनकी बॉडी का टेम्परेचर लोअर होता है यानी कि कम होता है जो यंग एडल्ट होते हैं कंपेयर टू उनकी बॉडी से, क्योंकि जो बूढ़े लोग होते हैं उनकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्लो होता है और हीट कम जनरेट होती है। अब हम समझेंगे लेबोरेटरी थर्मामीटर। तो इसका
उपयोग वस्तुओं, हमारे आसपास की हवा और अन्य कई उद्देश्यों के तापमान को नापने के लिए किया जाता है। और जो लेबोरेटरी थर्मामीटर होते हैं वो कई तरीके के होते हैं जिनका प्रयोग चीजों को तापमान नापने के लिए किया जाता है। ये केल्विन, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने का यूज करके टेम्परेचर को नापते हैं। इस तरीके के थर्मामीटर लेबोरेटरी थर्मामीटर होते हैं और इनके अंदर जो सब्सटेंस होता है जनरली कलर्ड अल्कोहल और मर्क्यूरी होता है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है, क्या किसी व्यक्ति के शरीर का तापमान मापने के लिए प्रयोगशाला थर्मामीटर का उपयोग किया जा सकता है? तो हमारा आंसर होगा नहीं। लेबोरेटरी थर्मामीटर का उपयोग शरीर का तापमान मापने के लिए नहीं किया जाता, क्योंकि सेफ्टी पर्पज से, यानी कि इसमें मरकरी या एल्कोहल है, तो अगर गलती से टूट गया तो हार्मफुल है। ठीक है, और ये फ्रेजाइल है, यानी कि कांच का बना है, ज्यादा हार्ड नहीं है। नो कंस्ट्रक्शन, यानी कि ये फ्लक्चुएट होते हैं। इनमें इनएक्यूरेसी हो सकती है बॉडी टेम्परेचर को नापने में, क्योंकि जो इनका कांटा होता है ना वो एक जगह पर नहीं रुकता। तो इन सभी रीजन की वजह से हम लेबोरेटरी थर्मामीटर का यूज नहीं करते हैं बॉडी टेम्परेचर को नापने के लिए। अब हम नेक्स्ट समझेंगे। तो इसकी रेंज क्या होती है? जो लेबोरेटरी थर्मामीटर होते हैं इनकी रेंज होती है -10 डिग्री सेंटीग्रेड से 110 डिग्री सेंटीग्रेड। This indicates that the laboratory thermometer is suitable for measuring a wide range of temperature from below freezing to high heat. तो ये जो थर्मामीटर होते हैं ये कम से कम जहाँ तक बर्फ जम सकती है और गर्म से गर्म वाले टेम्परेचर को भी नाप सकते हैं। अब अगर हम लेबोरेटरी थर्मामीटर को इस तरीके से जूम करके देखते हैं तो दो मार्क आपको दिख रहे होंगे, 10 और 20। तो हम देखेंगे कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 20 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच कितनी छोटी छोटी लाइनिंग है। तो हम इन्हें काउंट करेंगे तो ये 10 छोटी छोटी लाइनिंग है। अगर आप 0 से 10 के बीच में देखेंगे या फिर 10 से 20 के बीच में देखेंगे तो इसमें सभी के बीच में 10 डिग्री का डिफरेंस होता है। और ये जो छोटी छोटी लाइन होती हैं ये 1 डिग्री सेंटीग्रेड को दिखाती हैं। तो यहाँ पर यही लिखा है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि इसका यूज करके हम 1 डिग्री सेंटीग्रेड की वैल्यू भी मेजर कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि जो लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है उसका सही तरीका क्या है यूज करने का। तो इसे हम पिक्चर्स के थ्रू समझेंगे। तो सबसे पहले हम बीकर में गर्म पानी ले लेंगे और इसमें हम थर्मामीटर को डालेंगे। और जो थर्मामीटर हम डालेंगे उसकी जो टिप है, यानी कि उसका जो ये बाल्ब है वो बीकर की बॉटम में टच नहीं होना चाहिए और ना ही बीकर की साइड से, यानी कि जो बीकर की दीवार है उनको भी टच नहीं करना चाहिए। इसके बाद जो थर्मामीटर है वो हमें सीधा पकड़ना है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं करना है। उसके बाद हमें ये देखना है कि इसमें जो मरकरी या एल्कोहल है वो कहाँ तक अप हो रहा है और उसी टाइम पे हमें रीडिंग नोट कर लेनी है। और हमें अपनी आंखों को भी लाइन में, यानी कि एक सीध में रखते हुए रीडिंग को नोट कर लेना है। और हमें रीडिंग तभी नोट कर लेनी है जब थर्मामीटर पानी के अंदर है, क्योंकि रूम का टेम्परेचर तो कुछ और होगा तो ये जल्दी से डाउन चला जाएगा। इसलिए हमें रीडिंग को तभी नोट कर लेना है जब ये अप गया है और पानी के अंदर है। तो ये है सही तरीका। अब हम नेक्स्ट समझेंगे। अब जो टेम्परेचर है उसको नापने के लिए हम एक फ़ारेनहाइट स्केल का भी यूज करते हैं, जिसको हम कहते हैं फ़ारेनहाइट स्केल, और इसको हम डिग्री F से डिनोट करते हैं। हमने पहले पढ़ा है कि जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है, यानी कि ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ये इक्विवेलेंट होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट के। अब जनरली इस स्केल का यूज साइंटिफिक स्टडी के लिए नहीं किया जाता है। इसके लिए एक और स्केल होता है जिसे हम केल्विन स्केल बोलते हैं और इसको हम के से डिनोट करते हैं। तो जो टेम्परेचर की ऐसा यूनिट है वो क्या है? केल्विन। आप सभी याद रखेंगे। तो अब ये हमने समझ लिया कि डिफरेंट स्केल टू मेजर टेम्परेचर, केल्विन, सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल। नेक्स्ट देखेंगे। अब हम देखेंगे कि आइस कितने टेम्परेचर पर फ्रीज हो जाती है, यानी कि जम जाती है, और जो बॉइलिंग वाटर है उसका क्या टेम्परेचर होता है। तो हम सभी जानते हैं कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो आइस है वो जम जाती है और जो बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी उबल जाता है। Boiling water, the temperature stay constant because energy is used to turn water into vapor, not to rise the temperature. मतलब कि जो पानी एक बार उबल गया तो ऐसा नहीं है कि
उबलता रहेगा तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं है, वो कांस्टेंट हो जाएगा। आपने देखा होगा कि पानी उबलते उबलते भाप बन के कम होने लगता है। तो यहाँ पर यही बताया है कि जो पानी है वो बॉयल होने के बाद उसकी जो एनर्जी है वो पानी को वाष्प में बदलने के लिए यूज हो रही है, ना कि टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए। इसी तरीके से यहाँ पर दिया गया है कि जो बर्फ है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ जम गई, उसके बाद उसकी एनर्जी जो है वो बर्फ को मेल्ट करने में यूज हो रही है, ना कि उसके टेम्परेचर को बढ़ाने में। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखना। इसी तरीके से जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने ये पता किया कि जो टेम्परेचर को नापने की कोई भी हायर लिमिट नहीं है। जो भी हायर लिमिट ज्ञात है वो कितनी है, 10 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड, और जो कि है कोर ऑफ द सन। तो साइंटिस्ट का मानना ये है कि इससे भी अधिक हायर टेम्परेचर वाले और भी खगोलीय पिंड हो सकते हैं। और जो ज्ञात सबसे कम टेम्परेचर है वो कितना है, -273 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसको हम 0 केल्विन के रूप में भी लिखते हैं। और ये जो 0 केल्विन है उसको क्या बोलते हैं, परम शून्य, यानी कि एब्सोल्यूट जीरो। नेक्स्ट अब हम समझेंगे अन्ना मनी के बारे में। ये एक इंडियन साइंटिस्ट थी जिनको वेदर वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने मौसम मापने के कई सारे उपकरणों का आविष्कार किया, जिसकी वजह से भारत की दूसरे देशों पर निर्भरता कम हुई। उन्होंने भारत में पवन और सौर ऊर्जा के उपयोग की संभावनाओं का भी पता लगाया, और इनके काम की वजह से भारत को ग्लोबल लीडर बनने में मदद मिली। तो ये थे सभी पॉइंट। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर भी कंप्लीट होता है, और मुझे लगता है कि क्लास को मैं यहीं पर एंड करूंगी क्योंकि क्लास बड़ी हो रही है। बाकी के जो चैप्टर हैं वो हम सेकेंड पार्ट में समझ लेंगे। तो आप लोगों को क्लास कैसी लग रही है आप सभी कमेंट करके जरूर बताना, और अगर क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक करें और दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करना, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक ये मैराथन क्लास पहुंच सके। तो प्लीज़ आप सभी चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आपको मिल जाए। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।